नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक एक बार पुनः आप सबके समक्ष अपने नए वीडियो को लेकर के अपने YouTube चैनल जीएस विद प्रियांक पर जो है उपस्थित हूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोज़ में उस काल के बारे में बताया था जब मनुष्य यानी कि हमारा आदि मानव प्रिमिटिव मैन लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। दोस्तों, उस काल को जब मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जानता है, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यानी कि इतिहास से पहले का काल। उसके बावजूद मनुष्य ने, हमारे आदि मानव ने धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति जरूर की, और उसी प्रगति का, निरंतर प्रगति का नतीजा है दोस्तों कि आज हम यहाँ इस आधुनिक युग में खड़े हैं। अब देखिए, मैं यहाँ हूँ और आप सबसे रूबरू हूँ वीडियो के माध्यम से। किसने सोचा होगा कभी किसी युग में कि मनुष्य यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, मनुष्य की जो बुद्धि है उसका कोई रेंज, कोई विस्तार का जो है कोई उस पर सीमा नहीं है, ये असीमित है। तो उसी प्रकार हम हिस्ट्री को देखेंगे। और आज मैंने क्या किया है, आज के वीडियो में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में, कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास किया है आप सभी का साथियों, जिसके कारण वैसे लोग जो हिस्ट्री को रटने वाला विषय समझते हैं, कितना बोझिल विषय है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो यही हिस्ट्री रटने की बजाय जो है समझने वाला विषय बन जाएगा और आप लोगों को हिस्ट्री में मज़ा आने लगेगा। साथियों, आप देखेंगे इस वाइट बोर्ड पर कि मैंने यहाँ पर 4 जो है खाने बना रखे हैं, अलग अलग जो है कॉलम में मैंने इनको बांट रखा है। और आप देखेंगे कि जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उस काल को मैंने बताया कि प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस पीरियड को दोस्तों मैंने 2 मुख्य भागों में बांटा है, उस समय के टूल्स के यूज पर कि किस प्रकार के टूल्स बनाए जाते थे। जो हमारा पाषाण काल है, स्टोन एज है, वह इसलिए क्योंकि उस समय जो टूल्स जो हमारा आदि मानव यूज करता था साथियों, वह स्टोन था, यानी कि पत्थर था, पाषाण था, प्रस्तर था। इसलिए इस युग को जो है पाषाण काल कहते हैं। मैंने ऑलरेडी टाइमिंग आपको बता दिया था, लेकिन चूंकि आज थोड़ा तुलना करके देख लें, इसलिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने एक जगह ही, एक ही बोर्ड पर सब ये लिख दिया है, अपने पहले वीडियो की तरह ही। एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा आप सभी का। दोस्तों, यह 25 लाख साल पहले से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। अधिकांश इतिहासकार इस काल को मानते हैं साथियों। उसके बाद जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ यानी कि स्टोन के साथ साथ जब आज से 5000 ईसा पूर्व में जब तांबे का खोज कर लिया, तो उसके कुछ समय के बाद यानी कि 4000 ईसा पूर्व से जो है उसने ये पत्थर के साथ साथ यानी कि स्टोन के टूल्स के साथ साथ जो है कॉपर यानी कि तांबे के भी टूल्स जो है बनाने शुरू कर दिए थे। यही कारण है कि जैसे ही धातु चेंज होता आता है यहाँ पे तांबा, तो ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है, डेट इज चैल्कोलिथिक एज की। यानी कि वह काल जब तांबा जो है उसका प्रयोग जो है अब पत्थर के साथ साथ होने लगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप सभी को, कि तांबा यानी कि कॉपर जो है वो पहला मेटल था जिसे कि हमारे पूर्वजों ने यानी कि इंसान ने, मनुष्य ने, ह्यूमन बीइंग्स ने यूज करना शुरू किया था। तो यह काल जो है 4000 BC से 500 BC ठहरता है दोस्तों। इसका मतलब क्लियर है कि 1000 BC तक जो है कुछ इलाकों में जो है अभी पाषाण युग चल ही रहा था, तो दुनिया के कुछ इलाकों में जो है इस ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो चुकी थी। और इसकी विशेषता मैंने जानबूझकर यहाँ फिर से लिख दिया है कि पेंटेड पोट्री है, यानी कि मृदभाण तो इसी काल के अंत में बनने शुरू हो गए थे, मिट्टी के बर्तन, लेकिन उन पर चित्रकारी की शुरुआत जो है वो हम देखते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्र पाषाणिक काल से ही उसकी शुरुआत होती है। तो मैंने जानबूझकर लिखा ताकि एक प्रकार से आपका रिवीजन भी होता रहे। उसके बाद साथियों, हम फिर क्या देखते हैं कि कभी कोई घटना घटी होगी एंशिएंट टाइम में, जहां मनुष्य ने, हमारे पूर्वजों ने क्या किया होगा कि एक ही जगह तांबा और टीन को रख दिया होगा। हो सकता है कि टीन की मात्रा थोड़ी कम रही हो और तांबे की मात्रा ज़्यादा रही हो, और कभी किसी कारणवश जो है आग लग गई होगी, और स्मेल्ट होने के बाद, वो पिघलने के बाद दोनों का जो ब्लेंड है, दोनों का जो मिक्सर है, वो क्या बन गया, वो बन गया कांसा यानी कि ब्रोंज। और जब ये बना
तो हमारे पूर्वजों ने यानी कि उस काल के लोगों ने, मनुष्यों ने क्या देखा होगा कि यार ये तो कॉपर यानी तांबे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धातु बन गया, उससे ज़्यादा ताकतवर मेटल ये बन गया ब्रोंज। और नतीजा क्या हुआ साथियों कि जहाँ पहले तांबे के बने हुए औजार से मिट्टी की बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाती होगी, यद्यपि मैंने बताया कि जो कृषि की शुरुआत जो है धीरे धीरे होने लगी थी, लेकिन कृषि में जो व्यापक परिवर्तन आया यानी कि एग्रीकल्चर जो था बहुत ज़्यादा कब ग्रोथ किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने, जब कांसे का निर्माण हो गया यानी कि ब्रोंज का निर्माण हो गया, जो कि कॉपर से भी ज़्यादा ताकतवर मेटल था। नतीजा क्या हुआ साथियों कि डीप प्लफिंग यानी कि गहरी जुताई होने लगी, और उसके रिजल्ट में क्या हो गया, उसके रिजल्ट में हो गया एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी कि कृषि उत्पादन अधिशेष। और इसकी मदद से पहले जहां केवल जीवन निर्वाह कृषि होती थी यानी कि सब्सिस्टेंस कृषि, अब इस काल में ब्रोंज के आने के बाद क्या हो गया कि हमारे किसान भाइयों ने, उस समय के हमारे पूर्वजों ने इतना उत्पादन, इतना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि अब कई लोग जो हैं अगर खेती ना भी करते तो उनके लिए भी खाद्यान्न यानी कि फूड ग्रेन्स अवेलेबल था। तो अब क्या हुआ होगा, अब हुआ होगा साथियों कि जब हम सब्सिस्टेंस जो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से आगे बढ़े होंगे, तो जो वो लोग जिनके लिए खाने की व्यवस्था हो गई, उन लोगों ने अपने कदम जो हैं बाकी कामों में बढ़ा दिया, यानी कि अब जो है एक वर्कर क्लास जो है, जो हमारा कारीगर है, जो शिल्प में जुड़ा हुआ था, विभिन्न शिल्पों से जुड़ा हुआ था, अब जो है उसने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी कि एक ऐसा वर्ग आने लगा धीरे धीरे जो लकड़ी से बने हुए चीज़ें बनाने लगा, अलग अलग मिट्टियों से बनाने लगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुम्हकारी की कला जो है वो धीरे धीरे विकसित होती जा रही थी। तो उसी प्रकार जो है इस ब्रोंज एज में यानी कि कांस्य युग में जो है खेती ज़्यादा होने लगी। ठीक है साथियों, उसके कारण जो है एक नया वर्ग उभर करके आ गया जो कि कृषि नहीं करता था। और फिर जब एक बार इस शिल्प कला की, इस आर्टिसन की जब शुरुआत हो गई, तो वहाँ से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ट्रेड भी यानी कि एक व्यापारी वर्ग भी आ गया। नतीजा क्या होता है साथियों कि यह युग होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का, जिसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया इंग्लिश में भी, यह हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसे हम जानते हैं। और यह इसने फ्लरिश कब किया था, इसने फ्लरिश किया यानी कि इसका जो सर्वोच्च जो पीरियड था वह था लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1750 के आसपास वाला, 1750 के बाद वाले समय में यह लगभग जो है समाप्त हो गया था। तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उस काल में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नगरीय सभ्यता ने जन्म ले लिया था। नगरीय सभ्यता किसे बोलते हैं, जब कृषि कार्य जो है वो प्राथमिक हो जाता है और जो द्वितीयक कार्य होते हैं यानी कि जो नॉन एग्रीकल्चर कार्य होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग जो व्यापार हो गया, वो जब आगे बढ़ता है और फिर आप देखेंगे कि कृषक भाइयों की सहायता से, छोटे छोटे गाँवों की सहायता से बड़े बड़े गाँव नगरों में तब्दील हो गए। और इस प्रकार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी कि प्रथम नगरीकरण देखते हैं। और कई बड़े बड़े नगर जो हैं इस समय इस सभ्यता के दौरान एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं। और साथियों आपने देखा यहाँ पर ऊपर में मैंने इसे आधे ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा है। मैंने कि बताया कि जो प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक पीरियड था, इसमें मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था। लेकिन इस काल में यह पहली बार ऐसा हुआ कि उस समय के हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी एक लिपि विकसित कर ली, यानी कि अब वो लिखना पढ़ना जान गए साथियों। लेकिन जो लिखने पढ़ने वाला युग होता है वह ऐतिहासिक कहलाता है। तो फिर इसे आधे ऐतिहासिक में क्यों रखा गया है या प्रोटो हिस्टोरिक क्यों है? ऐसा इसलिए साथियों कि इस सभ्यता की अपनी भाषा थी, अपनी लिपि थी, अपना जो स्क्रिप्ट था, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो भाषा है, जो गोपनीय भाषा है, आज तक उसको डिकोड नहीं किया सका है, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और चूंकि उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य इतिहास यानी कि हम इसे प्रोटो हिस्टोरिक में रखते हैं। यानी कि वह काल जब हम
हमारे पास एक भाषा है, हमारे पास एक लिपि है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है वर्तमान मानवों के द्वारा। जिस दिन इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया जाएगा साथियों, उसी दिन यह आद्य ऐतिहासिक की बजाय ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड में गिना जाने लगेगा। साथियों, उस समय के स्क्रिप्ट को, उस समय की लिपि को हम बुस्टो-फ्रीडन लिपि कहते हैं। और बुस्टो-फ्रीडन का मतलब क्या होता है? वह लिपि जिसमें पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी कि बुस्टो-फ्रीडन स्क्रिप्ट इज दैट स्क्रिप्ट इन विच फर्स्टली इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर यूज़ किया है भाव चित्रात्मक, दैट इज पिक्टोग्राफिक। क्यों यूज़ किया है? यह भाव चित्रात्मक मैंने इसी बुस्टो-फ्रीडन स्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। इसके कुल 400 अक्षर जो हैं वो हमें मिले हैं सिंबल्स, लेकिन सभी वो पिक्चर्स के जैसे लगते हैं, चित्रों के जैसे लगते हैं। यही कारण है कि उन्हें आज तक डिकोड भी नहीं किया जा सका है। और इसी के कारण चूँकि यह भाषा, यह जो भाषा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह अपने भाव चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक भी कहा गया है। साथियों, हम इस समय देख लेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो एक सभ्यता अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उसे ज़्यादा सही तरीके से कहें तो हड़प्पा सभ्यता। उस समय पूरे दुनिया में कम से कम 3 ज्ञात सभ्यताएं और थीं, 3 यानी कि 3 नोन सिविलाइजेशंस were also there along with our हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका क्या है, वो कौन थे वो तीनों सभ्यताएं? जो वो समकालीन सभ्यताएं, डेट इज द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस वेयर। तो पहला था चीनी सभ्यता यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि ह्वांगहो नदी यानी कि जो चीन में जो ह्वांगहो नदी बहती है उसकी घाटी में एक सभ्यता उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है साथियों, उसके अलावा जो दूसरी सभ्यता जो थी वह थी आज के आधुनिक इराक यानी कि मॉडर्न इराक में के मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। वह दजला फरात नदियों यानी कि टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदियों के बीच में, मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है साथियों मेसोपोटामिया यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि। पोटामिया, पोटा का जो होता है पोटामिया, इसका मतलब नदियाँ, तो 2 नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और उसी मेसोपोटामिया में यानी कि उसी इराक के दक्षिणी हिस्से में सुमेरियन सभ्यता भी उस समय एग्जिस्ट कर रही थी साथियों। तो ये 2 नदियों की घाटी में यह सभ्यता विकसित थी। उसके अलावा जो तीसरी सभ्यता थी वह थी अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उत्तर में, नॉर्थ में स्थित जो देश है इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता। और जैसा कि आप जानते होंगे नील नदी, दैट इज रिवर नाइल जो है वह मिस्र की जान है, लाइफलाइन है मिस्र की यानी कि इजिप्ट की, और वह सभ्यता नील घाटी में जो है विकसित हो रही थी। साथियों, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है यानी कि सुमेरियन सभ्यता, इससे जो है और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो है आपस में ट्रेड होता था यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। इसके जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं हमें इसके। तो ये क्लियर है कि आप इन तीनों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं अपने अगले चरण में आता हूँ जिसे कि हम ऐतिहासिक या हिस्टोरिक फेज बोलते हैं। यह वह काल था जब हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता थी, अर्बनाइजेशन थी, वो समाप्त हो गई और उसके लगभग 250 वर्षों के बाद, 250 ईयर्स के बाद, 1750 और फिर ये 1500 ईसा पूर्व, इस समय हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो है ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ कि इनका जो पीरियड है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ठहरता है और ये संस्कृत बोली का प्रयोग करते थे उस समय। मैंने संस्कृत बोली कहा है, अभी संस्कृत भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई थी। कारण साथियों, इनका खुद का व्याकरण अभी नहीं था और ये केवल संस्कृत बोलना जानते थे। इनके पास अपनी कोई लिपि या स्क्रिप्ट नहीं थी जिससे कि ये लिख पाते। यानी कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो बोल बोल करके ही अपना ज्ञान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देते जा रहे थे। और जब 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 BC के आसपास जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
जो भारत में जो बिहार है उसके दक्षिणी हिस्से में यानी कि साउथ बिहार में जो है लोहे की खोज हो गई, यानी कि लोहा मिल गया, आयन मिल गया। वैसे मैं बता दूं साथियों कि वर्ल्ड लेवल पर या टर्की में यानी कि तुर्की के एशिया माइनर में 1400 बीसी में, 1400 ईसा पूर्व में ही जो है 1400 बीसी में जो है लोहे की खोज हो गई थी। उसके लगभग 400-500 साल के बाद दक्षिणी बिहार में जो है लोहा यानी कि आयन मिल गया। और साथियों मैं दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ स्टोन, फिर कॉपर यानी कि तांबा, फिर ब्रोंज यानी कि कांसा, और उसके बाद ये ऋग वैदिक पीरियड को पार करते हुए उत्तर वैदिक पीरियड में यानी कि 1000 बीसी के आसपास भारत के बिहार में जो है उसके साउथ में जो है हमें लोहा मिल जाता है। और तब से शुरुआत हो जाती है लेटर वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की, और ऋग वैदिक संस्कृति जो है वो अब उत्तर वैदिक संस्कृति में तब्दील हो जाती है, और इसका पीरियड है 1000 बीसी टू 600 बीसी। अब दोस्तों अब क्या होता है कि आखिर जब इस काल में भी लिखना नहीं जानते थे तो आखिर हमने इसे हिस्टोरिक या ऐतिहासिक में ही रुका। साथियों लगभग 800 बीसी में, 800 बीसी में यानी कि 800 ईसा पूर्व में जो है हमारे वैदिक आर्यों ने लिखने की भी शुरुआत कर दी, यानी कि संस्कृत जो है वो बोली से धीरे धीरे भाषा की ओर उन्मुख होने लगी, और इससे व्याकरण जो है यानी ग्रामर जो है वो धीरे धीरे बनने लगा, और संस्कृत जो है बोली से धीरे धीरे भाषा में तब्दील होने लगी। और जब एक बार लिखना आ गया तो जो सुन करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ऋग्वैदिक काल से, उन सबको जो है कंपाइल करना शुरू किया, और तब जो है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सारे जो हैं लिखित रूप में आ गए। यही कारण है कि इसे हम ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक पीरियड में रख देते हैं साथियों। अब साथियों हुआ क्या कि जो साउथ बिहार में जब आयन यानी लोहे की खोज हो गई तो उससे साउथ बिहार में एक किंगडम था जो मगध के नाम से जाना जाता था, मगधा, वहाँ पर विस्तृत काफ़ी व्यापक चेंजेस हो गए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस कर दिया लोहे ने। कैसे किया? जब लोहा यानी कि आयन मिल गया मगध के लोगों को तो उन्होंने लोहे की मदद से जो हथियार बनाए यानी कि जो आयन वेपन्स बनाए, उसकी सहायता से उन्होंने अपने अगल बगल के राज्यों के लोगों को हराना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि बिहार के इलाके में जो है राजगीर से लेकर के पाटलिपुत्रा यानी कि आज का मॉडर्न पटना, इन इलाकों में जो है एक शक्तिशाली, एक पावरफुल स्टेट उभर करके आ गया इस लोहे की सहायता से। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार टूल्स अपना रोल अदा करते जा रहे हैं। साथियों मैंने पूर्व में बताया था अभी आपको कि तांबे से ज़्यादा मजबूत जो है वो होता है धातु कांसा, और इस कांसे की सहायता से ही हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस ब्रोंज की सहायता से डीप प्लफिंग यानी कि गहरी जुताई जो है वो शुरू की। इंटेंसिव कल्टीवेशन की शुरुआत हुई जिसने कि एग्रीकल्चर सरप्लस यानी कि उत्पादन अधिशेष को जन्म दिया, और जिससे गैर कृषक समुदाय जो है नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटी भी एग्जिस्ट किया और वो अस्तित्व में आया, जिससे कि व्यापार की शुरुआत हो गई, जिसने आगे चल करके विदेश व्यापार का रूप भी ले लिया सुमेरिया के साथ। दोस्तों उसी प्रकार जब 1000 बीसी में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत में, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में जब लोहे की खोज हो गई तो धीरे धीरे मगध जो है वो लोहे के वेपन से, हथियारों से ताकतवर होने लगा और जनपद से वह महाजनपद बन गया। फिर धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि इसी लोहे ने, जो कि कांसे से भी ज़्यादा मजबूत था, उसमें लोहे को जो है हल जो होता है प्लस उसके फाल में जो है वो लोहे का बनाया गया, और उससे और भी ज़्यादा इंटेंसिव यानी कि गहन कृषि होने लगी, जिससे कि हमारा उत्पादन अधिशेष जो था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो सरप्लस था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और इस प्रकार 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व में हम सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल यानी कि द्वितीय नगरीकरण का काल देखेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे दोस्तों। तो प्रथम नगरीकरण यहाँ पर हुआ था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, और सेकेंड अर्बनाइजेशन है दोस्तों वो हम यहाँ 600 बीसी में देखेंगे। और लोहे के प्रयोग से लोहा ने क्या किया कि मगध को जहाँ वेपन्स दे करके आर्म्स जो है उसकी आर्मी को मजबूत कर दिया, उसकी मिलिट्री पावर को मजबूत कर दिया दोस्तों, वहीं उसी लोहे ने हल में, उस लोहे ने लग करके गहरी जुताई की और उसने कृषि को भी बढ़ा दिया। और इन दोनों चीज़ों पर सवार होकर के जो मगध था वो जनपद से महाजनपद बना, और 16 महाजनपदों में जो 16 महाजनपदाज की जो हम चर्चा सुनते हैं उसमें मगध सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल क्यों बना? इसका कारण था लोहा।
आप समझ सकते हैं कि किस तरह कांसा ने, ब्रोंज ने इससे नगरीकरण को बढ़ावा दिया हड़प्पा सभ्यता में, और किस तरह लोहे ने उसको और आगे बढ़ाया लेटर वैदिक पीरियड में कृषि को। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसके बाद आने वाली सभ्यता को तो और ज़्यादा डेवलप कर जाना चाहिए था, और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। और ये एक बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश वाली जो है संस्कृति थी दोस्तों। और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ मैंने सभ्यता शब्द का यूज किया है और यहाँ पर संस्कृति का, डेट इज दिस इज सिविलाइजेशन वेर एज दिस इज कल्चर, यानी कि वैदिक कल्चर। तो डिफरेंस क्या है सिविलाइजेशन और कल्चर में? इसमें वही डिफरेंस है दोस्तों जो एक शरीर में और आत्मा में होता है, यानी कि जो बॉडी में और सोल में होता है। दोस्तों सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन कुछ 100 वर्ष चलने के बाद समाप्त हो जाया करती हैं, यानी कि कुछ 100 ईयर्स चलने के बाद जो है इनका दी एंड हो जाता है सिविलाइजेशंस का। लेकिन जो कल्चर है यानी कि जो संस्कृति है दोस्तों, वह जो है एक नदी की माफिक हजारों वर्षों से जो है वो बहते आगे चली जाती है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक संस्कृति को संस्कृति क्यों कहा गया, सभ्यता क्यों नहीं कहा गया। आज तक इस वैदिक संस्कृति यानी वैदिक कल्चर के हमें अवशेष के रूप में आज भी हम देखेंगे कि हम इसे फॉलो करते हैं इस ट्रेडिशन को, जबकि यह सभ्यता जो है अब समाप्त हो गई। कब? ये सभ्यता 1750 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो गई। तो मैंने इसका पीरियड भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इस पीरियड के बीच में आप देखेंगे कि ये पीरियड आ रहा है, मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि कैसे यहाँ पर जो है 3 चरणों में ये आया था, और उसका एक मध्य चरण जो था, मिडिल वाला जो फेज था, वो इसका कंटेम्प्रेरी था। उसमें मैंने बताया था कि जो सिंध में या फिर राजस्थान के बीकानेर में जो है सोथी कल्चर जो थी, सोथी संस्कृति आई हुई थी, और कैसे जो है फिर वो आगे वो संस्कृतियाँ अलग अलग रूपों में चलती चली गईं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसके बीच में ये हड़प्पा सभ्यता जहाँ अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का प्रतीक बना हुआ था, नगरीकरण का प्रतीक बना हुआ था, वहीं उसके साथ के जो कंटेम्प्रेरी जो ये कल्चर्स थे चैल्कोलिथिक फेज के यानी कि ताम्रपाषाण के, उन्होंने पता नहीं क्यों कांसे का प्रयोग नहीं किया, शायद संपर्क नहीं रहा होगा। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें यहाँ एक लिपि मिल जाती है, स्क्रिप्ट मिल जाती है, वहीं न ये लोग यूज कर रहे थे वैसे कोई स्क्रिप्ट को, और न ही बाद में इनके बाद में आए हुए वैदिक लोगों ने इसे यूज किया था दोस्तों। लेकिन इसके एक संस्कृत भाषा जो है उसने अपना रूप लेना शुरू किया था 800 ईसा पूर्व में। साथियों उसके बाद में एक बात और बता दूं कि जहां यह वैदिक कल्चर नॉर्थ इंडिया में फ्लरिश हो रही थी, ठीक उसी समय साउथ इंडिया में दोस्तों हमारा मेगालिथिक कल्चर यानी कि महापाषाण संस्कृति थी, जिसका कि टाइम पीरियड मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था 1000 BC से 100 BC यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। दोस्तों यह दक्षिण भारत में था। मैंने यहाँ पर एरो करके दिखाया है कि पाषाण युग जो था वो 3 चरणों में होता हुआ पूरा पाषाण, पैलोलिथिक एज, उसके बाद जो है हमारा मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक एज, और उसके बाद न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बाद साउथ इंडिया में सीधे महापाषाणिक जो संस्कृति की शुरुआत हो जाती है, डेट इज मेगालिथिक कल्चर की, इस 1000 BC से, यहाँ 1000 BC से। यानी ये कोई भी काल जो है उसने एक्सट्रीम साउथ को, दक्षिण भारत को टच नहीं किया था, जहाँ पर चेर, चोल और पांडे किंगडम्स जो थे, राजवंश जो थे, डायनेस्टीज, वो अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, और जो कि मैंने बताया भी था पिछली क्लास में। और इसको मेगालिथिक इसलिए कहते थे कि इस समय बड़े बड़े पत्थरों का, बिग स्टोन्स का, लार्ज स्टोन्स का यूज होता था, और साथ में मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर लोहा मिल गया था 1000 BC में, उसी समय लोहे का प्रयोग साउथ इंडिया में भी शुरू हो गया था। लेकिन जहाँ यह काफ़ी आगे निकल गया, जो जनपद थे महाजनपद बन गए। लेकिन हम देखेंगे कि साउथ में अगर एक जनपद को अगर छोड़ दिया जाए, अस्मक को, महाजनपद को छोड़ दिया जाए अस्मक, तो उसके अलावा जो है हम एक्सट्रीम साउथ में कोई भी महाजनपद का रोल नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह थोड़ा बैकवर्ड रह गया था उस काल में, जबकि यह जो है थोड़ा आगे डेवलप कर गया था। तो साथियों आशा है कि मेरा यह वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कृपया मेरे YouTube चैनल GS विद प्रियांक को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मैं नई नई जानकारियाँ आप सबके समक्ष जो है ला सकूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आप अब जो है मैं यहाँ से अपने ऑनलाइन क्लास से आप सभी से विदा लेता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।